काला पानी विवाद क्या है? काला पानी नदी को लेकर ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर नेपाल और भारत आमने सामने आ गए? नेपाल ने नया नक्शा जारी किया तो भारत सरकार को ऐतराज क्यों जताना पड़ा? भारत सरकार को क्यों लगने लगा कि नेपाल भारत की संप्रभुता पर चोट कर रहा है? क्या इस विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी? अगर इसकी परमिशन मिली तो कैसे लोग यात्रा करेंगे? इस पूरे विवाद की कड़ी दर कड़ी जोड़कर समझाने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा कि काला पानी विवाद क्या है और नेपाल को नया नक्शा जारी क्यों करना पड़ा और उस पर भारत सरकार को ऐतराज क्यों जताना पड़ा। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको टेलीग्राम में watch_news के नाम से चैनल मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 90 किलोमीटर की लंबी सड़क का निर्माण किया है, यानी कि लिपू लेक दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक सड़क निर्माण हो चुकी है, जबकि चीन अपने छोर पर लिपू लेक दर्रे तक सड़क निर्माण साल 2000 में ही पूरा कर चुका है। इसके पीछे की वो कहानी समझाने की कोशिश करूंगा जिसको लेकर भारत ने लिपू लेक रोड लिंक को निर्माण करने में रुचि ली है। वैसे इस समय विवाद काला पानी को लेकर है। यह इलाका उत्तराखंड से लिपू लेक दर्रे के पास है, जो दिल्ली से 750 किलोमीटर की दूरी तय कर लिपू लेक तक पहुंचाता है। इसको नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि दिल्ली में हूं मैं और मुझे लिपू लेक जाना है, तो मैं दिल्ली से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से धारचूला यानी कि मैं काला पानी की जमीन तक जाऊंगा। इसको लेकर नेपाल से विवाद है। इस रोड के बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले सैलानियों के लिए साथ ही भारतीय सीमा में 70 से 80% तक ट्रेवल होगा। इससे पहले भारतीय सैलानियों को 70 से 80% ट्रेवल चीन की जमीन पर करना पड़ता था। लेकिन जब आप लिपू लेक लिंक रोड के आखिरी छोर पर होंगे, तब आपको 5 किलोमीटर पैदल चलकर तिब्बत जाना होगा। इस इलाके में चलने के लिए आपका स्वास्थ्य और फुर्तीला होना बहुत जरूरी होगा। इसी रास्ते से आप काठमांडू पहुंचेंगे। यहाँ पर समुद्र तल से लिपू लेक की ऊंचाई 5200 मीटर होगी। जब आप लिपू लेक में होंगे या कहें कि नेपाल के सिमकोट में होंगे, यहीं से आप तिब्बत में एंट्री करेंगे, यानी कि 150 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद आप कैलाश पर्वत पर पहुंचेंगे, जहां से 43 किलोमीटर का परिक्रमा शुरू होता है। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि भारत ने भले ही लिपू लेक रोड लिंक बना ली हो, लेकिन इसके बाद भी आपको नेपाल और चीन से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अनुमति लेनी ही होगी। वैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा हवाई जहाज से, जीप से और पैदल कर सकते हैं, जहां ऊंची ऊंची पहाड़ी और उनमें जमी बर्फ का नजारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस तीर्थ यात्रा को करने के लिए सैलानियों को चीन से टूरिज्म वीजा लेना होता है। इसके साथ ही तिब्बत सरकार एक खास परमिट देती है और नेपाल से भारत के बीच कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो भारत और नेपाल के लोगों का आना जाना बना रहता है। बहुत से भारतीय लोग नेपाल में और बहुत से नेपाली लोग इंडिया में रोजगार करते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा, तो फिर विवाद क्यों है? लेकिन इस विवाद के पीछे एक वजह और मानी जा रही है। इस रोड लिंक के बनने से नेपाल का टूरिज्म हिट होने वाला है और नेपाल ने इस टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए कैलाश मानसरोवर वाले रास्ते में अच्छा खासा निवेश किया है, जिसके जरिए नेपाल अच्छा खासा पैसा कमाता है, क्योंकि भारतीय सैलानी लाखों की संख्या में हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। इसी इलाके में यानी कि कैलाश पर्वत से एशिया की प्रमुख नदियों जैसे सिंधु, सतलज, घाघरा और ब्रह्मपुत्र भी निकलती हैं, जो आकर्षण का केंद्र होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई विवाद था ही नहीं, इन इलाकों में सदियों से लोग आते जाते रहे हैं। ये बात सच है, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब भारत सरकार ने 370 हटाकर नया नक्शा जारी किया और जिस लिपू लेक रोड लिंक का नेपाल विरोध करता आया है, उसका उद्घाटन कर दिया गया। यही विवाद की जड़ बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस विवाद से कुछ और पीछे चलते हैं, यानी कि 1960 के आसपास चलते हैं, तब आपको समझने में और आसानी होगी। असल विवाद शुरू होता है चीन और भारत के बीच हुई लड़ाई के बाद, जब 1962 में भारत और चीन के बीच हुई लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने काला पानी में चौकी बनाई। लेकिन नेपाल का दावा है कि 1961 में, यानी कि भारत और चीन युद्ध से पहले नेपाल ने काला पानी इलाके में जनगणना कराई थी, तब भारत ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
ऐसे में नेपाल का दावा है कि जब भारत ने कोई ऐतराज नहीं जताया तो अब इस जमीन को अपना कैसे बता सकता है। इसलिए नेपाल ने कुछ और सबूतों को रखने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि काला पानी इलाका नेपाल को बिलोंग करता है। नेपाल ने 1960 की संधि का जिक्र किया है, 1875 के मानचित्र को आधार बनाया है। नेपाल स्थानीय लोगों की भूमि राजस्व की रसीदों को सबूत बताता है। 1958 के चुनाव में मतदाता सूची और 1961 के राष्ट्रीय जनगणना का जिक्र करता है और 1861 की सुगौली संधि को आधार मानकर काला पानी इलाके को नेपाल अपना बताता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन 1861 की सुगौली संधि के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सीमा रेखा को दर्शाने के लिए काली नदी को आधार बनाया गया, जिसमें पश्चिमी सीमा पर ईस्ट इंडिया का कब्जा था जबकि उसके दूसरे भाग में नेपाल का कब्जा था। लेकिन ये नदी आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है जो विवाद का असली जड़ बन जाती है। नेपाल काली नदी के छोटे वाले हिस्से को आधार बताने की कोशिश करता है जबकि भारत सुगौली संधि के मुताबिक नदी के असली हिस्से को आधार मानता है। इस इलाके में नेपाल से भारत के उत्तराखंड की 80.5 किलोमीटर सीमा लगती है जबकि चीन से 344 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये विवाद पहले भी था, लेकिन नेपाल को दिक्कत तब होनी शुरू हुई जब भारत ने लिपुलेख प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, क्योंकि नेपाल इस विवादित जमीन को अपना मानता है। ऐसे में नेपाल का दावा है कि इस इलाके में किसी तरह का निर्माण ठीक नहीं है। नेपाल इस जमीन को लीज पर दे सकता है लेकिन इसको छोड़ नहीं सकता। ऐसे में नेपाल की कैबिनेट ने भी एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को नेपाल की महाकाली नदी की पश्चिमी सीमा में दिखाया गया है। इससे 6 महीने पहले अनुच्छेद 370 हटाकर भारत सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें भारत ये दावा करता है कि नेपाल से उसकी सीमा लिपू लेक के बाद शुरू होती है। इस विवाद को नेपाल चीन के साथ डिस्कस करने की बात कर रहा था, लेकिन चीन ने इस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। चीन मानता है कि ये पूरा विवाद भारत और नेपाल का द्विपक्षीय है। फिर भी सवाल आपके मन में होना चाहिए कि चीन इस विवाद में क्यों नहीं पड़ना चाहता। क्या कोई और वजह है? दरअसल चीन इस विवाद में इसलिए भी नहीं पड़ना चाहता क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत और चीन के बीच 2015 में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसका विरोध नेपाल तब से करता आया है। लेकिन इस रूट के बनने से चीन और भारत के बीच ट्रेड और पर्यटन का रास्ता और साफ हो जाएगा, जिससे दोनों देशों के व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी होगी। लेकिन इस रोड के बनने से जियोपॉलिटिकल स्थिति कैसे बदलती है, इसको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। लिपू लेक रोड लिंक से भारत और चीन को व्यापार करने में आसानी होगी क्योंकि अभी भारत और चीन को हवाई या फिर समुद्री रास्ते से होते हुए व्यापार करना पड़ता है। ऐसे में कई तरह की दिक्कत भी आती है। दूसरा, समय और इकोनॉमी लॉस भी ज्यादा होता है। वैसे चीन तिब्बत में पहले ही सड़क का निर्माण कर चुका है, लेकिन अब भारत को लिपू लेक रोड लिंक के बनने से ट्रेड का रास्ता और आसान होता दिखाई दे रहा है, जिससे खर्च कम हो जाएगा और सड़क मार्ग से ट्रेड करने में दोनों देशों को आसानी होगी। वैसे आप क्या सोचते हैं? इस पूरे विवाद में आपकी क्या राय है? मेरी अपनी राय है, अगर इसे पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखते हैं तो सीधी बात यह है कि जब भारत इस इलाके की देखरेख पहले से करता आया है तो फिर नेपाल को इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। वैसे नेपाल सुगौली संधि पर जोर दे रहा है, तो सुगौली संधि के मुताबिक जब ब्रिटिश राज था तब भी अंग्रेजों ने नदी को आधार बनाया था और मैं मानता हूं कि नदियों की स्थिति साल दर साल बदलती रहती है। इसके पीछे वजह बाढ़, बारिश जैसे हालात बनते हैं। नेपाल से लगी सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जो भारत और नेपाल की सीमा को दर्शाते तो हैं, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के इलाकों में आते जाते रहते हैं क्योंकि इसके पीछे भारत और नेपाल के रिश्ते हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़े दिखाई देते हैं। वैसे भी नेपाल के लिए ये इलाका बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। नेपाल इसे नाक की लड़ाई मानकर बैठा है, इसलिए विवाद को हवा मिलती दिखाई दे रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।